तो शाम को भी बेटा सेम क्लास होती है। लिंक हम आपको शाम में भी भेज देंगे, अगर किसी को मसला है तो वो शाम को भी क्लास ले सकता है, ताकि उसकी जो भी चीज यहाँ पे इंटरेक्शन की वजह से खराब हुई है वो उसको सीख सकता है। कल हमने किया था बेटा कूलम्स लॉ हमने किया था। आज हम पहले कूलम्स लॉ के अंदर देखेंगे कि कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस कौन सी होते हैं, कि कूलम्स लॉ को कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, ये मैंने आपके लिए जो है वो ये मैं यहाँ पे लगाता हूँ। देखिए बेटा, तो देखिए आप से देख सकते हैं, ये बेटा कूलम्स लॉ, ये बेटा पॉइंट्स है, ये मैं आपको भेज रहा हूँ। ये कूलम्स लॉ की पॉइंट्स है, ये आपको हेल्प देंगी मुख्तलिफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इन चीजों का ध्यान में रहना जरूरी है, ठीक है। अब ये कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस है बेटा, कि कूलम्स लॉ को कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है और कहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता बेटा, ठीक है। इसको आप कहेंगे ये कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस है बेटा। अब देखिए बेटा, द लॉ इज अप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस बेटा। अब ये पॉइंट चार्जेस क्या होती है बेटा? पॉइंट चार्जेस का मकसद होता है बेटा, पॉइंट चार्जेस का मकसद होता है स्फेरिकल शेप की कोई चीज हो, स्फेरिकल शेप हो जिस चार्ज का उसको, और उसके सिवा अगर ये चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक के चार्ज की साइज के मुकाबले में, अगर चार्ज की साइज देखें तो वो छोटी हो, उसके मुकाबले में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डिस्टेंस तक पहुंचे। मीन्स जैसे सन होता है, सन को पॉइंट सोर्स लाइट कहा जाता है। अब सन इतना बड़ा है, हम पॉइंट सोर्स क्यों कहते हैं? इसलिए कि सन की रोशनी जितने एरिया के अंदर पहुंच रही है, उस एरिया को अगर कंपेयर करें सन के डायमीटर के साथ, तो वो एरिया बहुत बड़ा बन जाता है जहां तक ये सन जो होता है वो अपनी लाइट पहुंचा रहा है। इसलिए कोई भी ऐसी चार्ज जो उसकी अपनी साइज छोटी बड़ी हो, लेकिन साइज को जब उस एरिया से कंपेयर करें जितने एरिया के अंदर वो किसी और चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है, तो ऐसी चार्ज को हम क्या कहेंगे बेटा? पॉइंट चार्ज कहेंगे। मीन्स वो दूर दूर तक दूसरी चार्जेस को अट्रैक्ट कर सके। मीन्स सिंपली स्फेरिकल शेप की जो चार्जेस होती है वो उसको आप कह सकते हैं पॉइंट चार्जेस। Coulomb's law can only be applied in those cases where the inverse square law is obeyed, कि जहां पे इनवर्स स्क्वायर लॉ हो, मीन्स जहां पे अब दो चार्जेस के दरमियान सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले सके। जैसे ये होता है बेटा कि अगर इस तरह से दो बॉडीज हो बेटा, इसको भी हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया है और एक बॉडी ये है, इसको भी हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया। अब इनके दरमियान डिस्टेंस कैसे लोगे? यहां से लोगे तो कम हो जाएगा, यहां से लोगे तो ज्यादा। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? एक डिस्टेंस नहीं ले सकते। तो ऐसी चीजें जिनके दरमियान आप एक डिस्टेंस न ले पाए, ऐसी चीजों के लिए कूलम्स लॉ वैलिड नहीं। इसके लिए फिर गासेस लॉ होता है। कूलम्स लॉ और गासेस लॉ दोनों एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फर्क ये है कि गासेस लॉ ज्यादा चीजों के लिए एप्लीकेबल है, जबकि कूलम्स लॉ जो होता है वो एक महदूद लॉ है, जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है? पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है।
is difficult to implement Coulomb's law where charges are in arbitrary shape. ये देखें, यही पॉइंट कि ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो Coulomb's law को करना मुश्किल हो जाता है. Because in such cases we cannot determine the distance between charges, क्योंकि इनमें एक डिस्टेंस आप नहीं ले सकते. ठीक. और ये आखिरी सिंपल पॉइंट है, द लॉ कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बिग पिलानेट्स. बहुत बड़ी, क्योंकि ये पॉइंट वो बॉडीज नहीं होती, एक्सटेंडेड बॉडीज होती है, तो उनके लिए वैलिड नहीं होता. अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में लाया भी हूँ, ये भी मैं लगाता हूँ, लेकिन पहले शुरू करते हैं बुक से. बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, उनको डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं. बेटा देखिए बेटा, इसके अंदर एक एग्जाम्पल है हमारे पास. बेटा एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं. हमारे पास बेटा एग्जाम्पल है बेटा 12.1 और पेज नंबर है बेटा 42 पे. ठीक है, ये जो 42 पेज पे, अब इसमें बेटा इस तरह से आपको 3 चार्जेस दी गई है बेटा. एक चार्ज बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये बेटा एक और चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और एक चार्ज ये बेटा ये नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, ये चार्ज बी कही गई है, ये चार्ज ए कही गई है, और ये चार्ज सी कही गई है. इसके ऊपर जो चार्ज है बेटा, चार्ज ऑन ए इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है. ठीक है बेटा, और चार्ज ऑन ए है बेटा इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है बेटा. और ये जो चार्ज ऑन सी है इज इक्वल टू हमारे पास है बेटा 9 इंटू 10⁻⁻6 बेटा. ये नेगेटिव यहाँ पे लिखी हुई है. ये डिस्टेंस जो होता है बेटा, ये 4 मीटर होता है R1, और ये डिस्टेंस बेटा मेहरबानी करें एक रटे लगाना छोड़ दें. R1 या R2, R का मकसद रेडियस नहीं होता. हर जगह पे R का मकसद रेडियस नहीं है खुदा के बंदे. R डिस्टेंस को भी शो करता है, ये पोजीशन वेक्टर को भी R शो करता है. आप एक चीज पकड़ के बैठ जाते हैं, R मीन्स रेडियस. अरे भाई, R आप डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, रेडियस भी डिस्टेंस है. आप क्यों चीजों को इतना पकड़ के बैठ जाते हैं? ये दुनिया इन चीजों से, रट्टे वगैरह से निकल चुकी है, चीजें फिक्स नहीं है. अब आर की जगह पे अगर ए भी इस्तेमाल कर देना, तो डिस्टेंस अगर ए इज इक्वल टू 4 मीटर है, तो ए एरिया को शो नहीं करेगा, डिस्टेंस को करेगा. आप मर्जी ये कर ले, आर का मकसद रेडियस नहीं होता. अगर आर सर्किल के अंदर इस्तेमाल करो तो रेडियस होता है. आर आप किसी चीज की पोजीशन शो करने के लिए शो करो तो पोजीशन वेक्टर बन जाता है. दो चीजों के दरमियान आर दे दो तो वो उनका डिस्टेंस बन जाता है. आर रेडियस नहीं होता. निकाले इस बात को दिमाग से कि कूलम्स के अंदर जो हम कहते हैं ना, इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मींस R मींस रेडियस ऑफ द चार्ज. अरे भाई, R मींस रेडियस ऑफ द चार्ज नहीं है, R मींस दोनों चार्जेस के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस. अब आप उसको ये लेके बैठे, कल से ये मसला चल रहा है मेरे साथ, R मींस रेडियस. आपने ये रेडियस का मकसद क्या होता है? चार्ज. अरे भाई, रेडियस किसने कहा आपको? R रेडियस ऑफ द चार्ज है. R का मकसद है दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस. अब R नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आपको अच्छा नहीं लगता, आप एस कर ले डिस्टेंस के लिए, आप डी कर ले डिस्टेंस के लिए, आपको कोई नहीं रोकेगा. के क्यू अपॉन एस स्क्वायर कर दे, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर कर दे, जो आपको अच्छा वर्ड लगता है उसको लगा के स्क्वायर लगा दे उसको, और कोई मसला नहीं है. R का वर्ड्स के साथ इस तरह से फिक्सेशन नहीं करें, वर्ड कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं. अब देखिए बेटा, अब आपने देखना बेटा ये है कि क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि ये इसके ऊपर बेटा फोर्स कितनी लगती है. देखिए बेटा,
अब आपने ये देखना है ये पॉजिटिव है या निगेटिव, ये पॉजिटिव है और सराउंडिंग में पॉजिटिव है बेटा, इसके ऊपर दो फोर्सेस लगेगी। एक फोर्स यहां से लगेगी बेटा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगी, मींस फोर्स ऑन ए बाय बी बेटा, पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए बाय बी, ठीक है, बी की तरफ से बेटा ए के ऊपर फोर्स। और देखिए बेटा ये निगेटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करेगी, तो ये करोगे फोर्स ऑन ए बाय सी बेटा। तो रिजल्टेंट फोर्स कौन सी हो जाएगी बेटा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ए ऑन बी प्लस हो जाएगी फोर्स ए, क्योंकि बेटा दोनों का सेम डायरेक्शन है, जीरो एंगल है, दोनों के दरमियान एंगल जीरो है, तो दोनों को ऐड करेंगे बेटा। अब फोर्स ऑन ए बाय बी बेटा ये हो जाएगा कि क्यू ए क्यू बी, और ए और बी के दरमियान डिस्टेंस है बेटा 4 स्क्वायर बेटा, और फोर्स ऑन ए बाय सी बेटा के क्यू सी अपान हो जाएगा बेटा 9 स्क्वायर। ये बेटा यहां से निकाल के इसके अंदर रखोगे तो ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर एक इस तरह से स्पेशल केस भी हो सकता है इसके अंदर बेटा, कि अगर इसके अंदर इस तरह से हो बेटा कि अगर बेटा यहाँ पे ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज बेटा निगेटिव है, और ये चार्ज जो है बेटा पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस बेटा r1 है और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है बेटा r2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखिए इसके ऊपर अगर आपने फोर्स निकालनी है कि इसके ऊपर फोर्स कितनी है, अब देखिए बेटा अब ये क्या हो जाएगा कि देखिए अब ये पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज बेटा ये इसको अट्रैक्ट करेगी, ये आप कर ले बेटा चार्ज ए, इस जो है बेटा इस सेम नेम रख लेता हूं मैं, इसको चार्ज बी कर ले, इसको आप चार्ज ए कर ले, इसको आप चार्ज सी कर ले बेटा। अब ये बी चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगी तो फोर्स ए बाय बी इस तरफ हो जाएगी, और ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगी तो फोर्स ऑन ए बाय सी इस तरफ हो जाएगी। अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे बेटा, अब रिजल्टेंट फोर्स जो होगी ना बेटा वो हो जाएगी लार्जर फोर्स, इसमें से जो बड़ी फोर्स होगी माइनस सिमिलर फोर्स, ठीक है। और रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स लार्जर फोर्स बेटा, बेटा जो फोर्स बड़ी होगी ना उसकी तरफ रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो ये देखना है कि ये इनकी साइन कौन सी है बेटा, उसी हिसाब से आपने इसको देखना है। अब एक एग्जांपल और है बेटा हमारे पास, इसके अंदर है बेटा एग्जांपल 12.2 बेटा। अब इसके अंदर कहा गया बेटा एक ट्राइंगल का दिया गया है बेटा, एक हिस्सा दिया गया है ट्राइंगल का। अगर आप यहाँ पे करते हो बेटा ये एक ट्राइंगल का किस्सा है इस तरह से, ये ट्राइंगल है बेटा, इसके ऊपर एक चार्ज रखी गई है बेटा, ये चार्ज ए है, और एक चार्ज बेटा यहाँ पे रखी गई है, ये चार्ज बी है बेटा, और एक चार्ज यहाँ पे रखी गई है, ये चार्ज बेटा सी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है बेटा चार्ज ऑन ए दी हुई है बेटा, चार्ज ऑन ए है 10 माइक्रोकूलम बेटा, और चार्ज ऑन बी भी दी हुई है बेटा, और चार्ज ऑन बी है बेटा ये भी 8 माइक्रोकूलम है, ठीक है। और ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है बेटा, दोनों पॉजिटिव चार्जेस, और इसकी बेटा हर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा। अब ये जो चार्ज सी है बेटा, चार्ज जो सी है बेटा ये है 15 माइक्रो
कूलम बेटा, और ये चार्ज भी जो है ना बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, तीनों पॉजिटिव चार्जेस हैं बेटा। ठीक है, अब इसके दो हिस्से, एक तो इसमें मैग्नीट्यूड निकालना है, एक डायरेक्शन। डायरेक्शन निकलेगा लाभ साइन पे, एंगल्स आपके लिए एंट्री टेस्ट के अंदर नहीं होगी, कैलकुलेटर अलो नहीं होगा, तो एंगल्स को मैं छोड़ देता हूं, मैं जस्ट मैग्नीट्यूड का आपको बताता हूँ। एंगल आ जाएगी लाभ साइन पे, वो भी इतनी मुश्किल नहीं है। अब आपको बताना है बेटा कि इसके ऊपर सी के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है। ठीक है, आपने सी के ऊपर फोर्स निकालनी है कि सी के ऊपर फोर्स कितनी है। देखिए बेटा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल 60, ये एंगल 60, क्योंकि इक्विलेटरल के अंदर सब एंगल्स बराबर होती है। ठीक है, अब ये सब 60 60 की क्यों है सर? ये सब इसलिए है कि ये मैथ का रूल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों एंगल्स 60 प्लस 60 प्लस 60 180, अंदर वाली सब एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? 180 होगा, और तीनों इक्वल होगी। ठीक, अब देखें, अब इसके ऊपर फोर्सेस कौन सी लग रही बेटा? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये भी क्या है बेटा? पॉजिटिव। तो ये चार्ज इसको इस तरह रिपेल करेगी बेटा, ये चार्ज इस चार्ज को इस तरह रिपेल करेगी, मींस फोर्स ऑन सी बाय बी बेटा, और ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगी, तो बेटा ये इसको सीधा इस तरह रिपेल करेगी, तो ये फोर्स ऑन सी बाय ए हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान भी एंगल कौन सी हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी 60। अब एक पे दो फोर्स लग रही है, और फोर्स क्या होती है बेटा? वेक्टर। रिजल्टेंट फोर्स आप किससे निकालोगे? लॉ ऑफ कोसाइन से निकालोगे बेटा। अब ये हो जाएगी बेटा आपके पास, आप कह सकते हैं कि बेटा ये हो जाएगी आपके पास रिजल्टेंट फोर्स। अब ये रिजल्टेंट फोर्स कितनी है बेटा? ठीक बेटा, अब ये रिजल्टेंट फोर्स ये हो जाएगी बेटा, फार्मूला हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स बेटा, इसके लिए आप लगाओगे जो है वो लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन क्या कहता है बेटा? लॉ ऑफ कोसाइन कहता है कि जब एक बॉडी पे दो फोर्सेस एट सम एंगल्स लग रही हो, तो फोर्स ऑफ सी ऑन बी होल स्क्वायर, फोर्स ऑन सी बाय ए होल स्क्वायर प्लस 2 फोर्स ऑन सी बाय बी इंटू फोर्स ऑन सी बाय ए इंटू कॉस 60 डिग्री बेटा, 60 एंगल है तो 60 लगाओ। अब फोर्स ऑन सी बाय बी क्या हो जाएगा बेटा? इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा के क्यू सी क्यू बी अपॉन 10 सेंटीमीटर बेटा, 10 पावर माइनस 2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा के क्यू सी क्यू बी अपॉन 100 इंटू 10 पावर माइनस 4। बेटा मेहरबानी करके ये नहीं कहिएगा, मैथ का बिल्कुल जनाजा नहीं निकालिएगा कि 2 के ऊपर स्क्वायर है तो ये सिर्फ पॉजिटिव होगा। ये पावर के ऊपर पावर है। ठीक है, ये पावर के ऊपर जब पावर होता है तो -2 इंटू 2 -4 हो जाएगा। ये कभी भी पॉजिटिव नहीं, ये पॉजिटिव होगा बेटा अगर इस तरह से होता है, +4 हो जाए। मेहरबानी करके थोड़ा बख्श दीजिएगा मैथमेटिक्स को। फोर्स ऑफ सी ऑन ए इज इक्वल टू के क्यू सी क्यू ए अपान हो जाएगा बेटा 10 इंटू 10 पावर -10 होल स्क्वायर। बेटा ये कैलकुलेट करके यहाँ पे रखोगे तो आंसर आ जाए। अब इसके भी बहुत सारे, अब इसके तो स्पेशल केसेस बनते हैं इसके, अब इसके बहुत ज्यादा स्पेशल केसेस बन सकते हैं बेटा। ठीक है, इसका एक तो ये बन सकता है कि बेटा अगर इस तरह से हो, अगर वही ट्राइंगल हो बेटा, देखिए बेटा अगर ये ए है और आप ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है बेटा, और ये है बेटा, आप कह लें कि ये बी है बेटा, और ये बी भी पॉजिटिव चार्ज है। अब आप कह लें बेटा कि ये जो यहाँ पे सी है बेटा,
ठीक है। ये जो सी है, ये आप कह लें कि ये सी निगेटिव चार्ज है, और इसको आप कर लें बेटा, 1 मिनट, इसको आप निगेटिव करते हैं। ये बेटा आप कर लें कि ये निगेटिव चार्ज है। ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अब आपको बताना है इसके ऊपर फोर्स कितनी है बेटा। अब इसके ऊपर ये होगी बेटा फोर्स, अगर आप इसके ऊपर निकालोगे तो मैं इसकी मुख्तलिफ जगहों पे निकाल, फोर्स ऑन सी बेटा। अब देखिए बेटा, इसके ऊपर दो फोर्सेस लगेंगी, और ये बेटा पॉजिटिव है तो ये निगेटिव को इस तरफ अट्रैक्ट करेगी बेटा। फोर्स ऑन सी बाय बी बेटा, क्योंकि निगेटिव है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगी। और ये क्या है, निगेटिव है, तो ये निगेटिव को क्या करेगी बेटा, रिपेल करेगी। फोर्स ऑन सी बाय, क्योंकि ये दोनों रिपेल करेंगे बेटा। अब बेटा ये एंगल किसके बराबर होगी, ये एंगल 120 के बराबर होगी, क्योंकि अगर आप देखोगे बेटा कि ये लाइन होती है ना बेटा, ये देखिए बेटा, अगर आप ये लाइन बनाओगे तो ये हो जाएगी बेटा 60, क्योंकि ये 60 है वर्टिकल एंगल से, तो ये क्या बन जाएगी बेटा, 120 बन जाएगी। ठीक है। अब इसके ऊपर भी वही करोगे बेटा, कि जो फोर्स रिजल्ट होगी बेटा वो इस तरह से हो जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी फोर्स ऑन सी बाय बी होल स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन सी बाय ए होल स्क्वायर प्लस 2 फोर्स ऑन सी बाय बी इंटू बेटा फोर्स ऑन सी बाय ए इंटू बेटा आप करोगे cos 120 करोगे बेटा। ठीक है। अब अगर आप बी के ऊपर फोर्स निकालना चाहते हैं बेटा, तो बी के ऊपर फोर्स कैसे होगी बेटा, फोर्स ऑन बी बेटा, अगर बी के ऊपर निकालोगे तो कैसे होगी बेटा, देखें, ये पॉजिटिव है बेटा, ये निगेटिव है, ये इस तरफ फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन बी बाय सी, क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव है, ये क्या होगी बेटा, निगेटिव है। ठीक है। तो ये फोर्स इस तरफ लगेगी, और ये देखिए निगेटिव है, ये क्या है बेटा, पॉजिटिव है, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगी। फोर्स ऑन बी बाय ए बेटा, और इन दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल कौन सी होगी बेटा, 60। तो ये हो जाएगा बेटा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उसका फार्मूला ये हो जाएगा, इसका फार्मूला ये होगा कि फोर्स ऑन बी बाय सी होल स्क्वायर, फोर्स ऑन बी बाय ए होल स्क्वायर प्लस 2 फोर्स ऑन बी बाय सी इंटू फोर्स ऑन बी बाय ए इंटू कॉज 1 सॉरी, ये 60 होगी बेटा, ये 60 है तो ये 60। ठीक है बेटा, ये इस तरह से करोगे तो ये चीजें ध्यान में रखनी है आपने, कि कौन से, अब इसके ऊपर आप निकाल सकते हैं बेटा, इसके ऊपर और इसके ऊपर सेम हो। ठीक है, इसके ऊपर कंडीशन यही सेम होगी बेटा। ठीक है। अब बेटा इसके बाद एग्जाम्पल 3 है बेटा, एग्जाम्पल 3 के अंदर देखें क्या कहा गया है। एग्जाम्पल बेटा 3 है, और इसके अंदर कहा गया बेटा, इसके अंदर कहा गया बेटा, हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन है और हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा और ये प्रोटॉन है। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बेटा, क्योंकि उन दोनों के पास क्या होता है बेटा, मास होता है, तो उसकी वजह से क्या होती है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और उनके ऊपर चार्ज होती है, तो उनके दरमियान क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। अब इन दोनों फोर्सेस की अगर कंपैरिजन करें कि कौन सी फोर्स किससे कितनी ज्यादा स्ट्रांग है या कितनी ज्यादा वीक है बेटा, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करें, कंपेयर का मकसद है डिवाइड करें बेटा। अब इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगी बेटा के ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर।
ये बेटा इनके दरमियान आर है, रेडियस, ये ऑर्बिट का रेडियस आप कह सकते हैं। यहाँ पे आर, आर का रेडियस है बेटा, ये होता है बेटा 0.53 इंटू 10⁻12 मीटर होता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे दिया है वही मैं लिख लेता हूँ बेटा, 5.3 है बेटा। यहाँ पे दिया गया 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर बेटा। ठीक है, यही दिया हुआ है ना बेटा, 5.3 10⁻11 बेटा। मैंने अगर माइनस वैल्यू लिखी है, ये फिर आपके लिए मैथमेटिक्स का एक बड़ा मसला हो जाएगा। इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बेटा दोनों चार्जेस, एक बात क्या करेगा बेटा, कि जब आप फोर्स की बात करते हो तो फोर्स होती है वेक्टर सम, क्योंकि फोर्स वेक्टर होती है बेटा। आपने देखे रिजल्टेंट फोर्स किससे निकाली है, वेक्टर के फार्मूले से निकाली है। जब आप कूलम्स लॉ इस्तेमाल करते हो तो एक चार्ज पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, आपने साइन नहीं डालनी, क्योंकि फोर्स वेक्टर है। ये वेक्टर सम होती है। जो चीज अलजेब्रिक सम होती है ना, स्केलर सम होती है, उसके अंदर साइन डाली जाती है। जैसे पोटेंशियल, पोटेंशियल स्केलर सम होता है, अलजेब्रिक सम होता है, इसलिए उसके अंदर निगेटिव और पॉजिटिव डालते हैं। तो जो चीज वेक्टर होगी ना, उसको कैलकुलेट करते हुए साइन नहीं इस्तेमाल करोगे। जैसे कूलम्स लॉ के अंदर नहीं इस्तेमाल करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं इस्तेमाल करोगे, उसके अंदर आप साइन इस्तेमाल नहीं करोगे। अब देखिए बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स इनके दरमियान होती है जी, मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस तो बेटा उनके दरमियान वही है। ठीक है, तो आप करोगे बेटा एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू बेटा के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा के ई स्क्वायर अपॉन जी, मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब बेटा आप वैल्यू रखोगे ए पी अपॉन एफ जी, ये आप रखोगे 9 इंटू 10⁻9, 1.6 10⁻−19 होल स्क्वायर अपॉन 6.67 10⁻−11, मास ऑफ द प्रोटॉन 1.6 10⁻−27, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻−31। इसका जवाब, अब ये एक और मसला आपके साथ मैथ का आ गया, इसका जवाब खाली 10⁻39 लिखा हुआ है। ये जवाब आप कहोगे गलत है। ठीक है, देखिए मैथ के अंदर या फिजिक्स के अंदर कोएफिशिएंट की वैल्यू नहीं होती, इसके आगे आंसर आएगा, इसके आगे कुछ ना कुछ होगा, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं होती जितनी पावर की होती है। यहाँ पे कंपेरिजन कहा गया है, तो कंपेरिजन के अंदर ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड डाला जाता है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका मकसद ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो 10⁻39 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से, के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ना, उसके मुकाबले में इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी स्ट्रांग है, 10⁻39। ठीक है, अब आप मुझे आज क्या भेजोगे मैं वो भी आपको बता दूं। ठीक है, कि आपने तो सर कहा था पावर ऑफ 10 का जो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अगर कोई एमसीक्यूज हो उसके अंदर ऑप्शन हो 1 इंटू 10⁻−10, ठीक है, 2 इंटू 10⁻−10, और सी अगर ऑप्शन है उसके अंदर है 3 इंटू 10⁻−10, डी अगर है तो 4 इंटू 10⁻−10। ठीक है, अब यहाँ पे तो फिर सर सबके 10⁻−10, खुदा के बदे जब चारों के 10⁻−10 है तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर सर इसमें कौन सा सही करें, क्योंकि सबका यहाँ पे तो 10⁻−10 है, आपने कहा यहाँ पे कोएफिशिएंट की अहमियत नहीं है। तो जहाँ जहाँ पे पावर सबके सेम होते हैं ना, ठीक है, जॾहिं पाण वटि सिंधी में चवंदा आहिनि न, जिते वण कोन्हे उते कांडेरो वण है। तो जहाँ पे
जहां पे पावर सेम हो जाए फिर कोएफिशिएंट को देखिएगा। कोएफिशिएंट की वैल्यू तब बनती है जब दुनिया के अंदर बंदे खत्म हो जाते हैं ना, तो जैसे तैसे की भी इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो इसलिए कोएफिशिएंट को आप ये समझ लें कि जब पावर सेम हो जाएंगे तो कोएफिशिएंट की इंपॉर्टेंस होगी, अदरवाइज कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है इस कोएफिशिएंट पर। ठीक है, तो ये बेटा आपके एग्जांपल्स हो गए। आज इंटरनेट भी सही नहीं चल रहा, मैं कुछ क्वेश्चंस लगा देता हूं बेटा, उनको आप देखिएगा, कल इंशाल्लाह फिर इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप शाम को लेना चाहें तो क्लास ले लीजिएगा। और दूसरी बात बेटा, मैंने कल क्वेश्चन आपको भेजे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, सॉरी इसके जो हीट वाले के, बेटा इसके अंदर मैंने मुख्तलिफ चीजें सिलेक्ट करके भेजी है। जो मुख्तलिफ बुक्स के अंदर आपको पता है कि मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं, मुझे ये लगा कि कम से कम आपको इन चीजों का पता होना चाहिए, तो इनकी प्रैक्टिस करें। अगर ये चीजें आपको आती है ना, तो ये चीजें बहुत ज्यादा है, मीन्स आप बहुत ज्यादा जानते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि आज एडियाबेटिक प्रोसेसेस वगैरह इनके भी अलग अलग करके आपको सिलेक्ट करके दे दो, ताकि आपको आसानी रहे कि किसको करना है किसको नहीं। इनके अंदर जो मैंने कल भेजा है, इनके अंदर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया कि इसका जवाब ये क्यों है। आप जवाब निकालने से बेहतर है आप उस चीज को ढूंढें कि इसका ये जवाब क्यों है। ठीक है, तो सारी चीजें जो है वो आसान हो जाएंगी। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आज कूलम्स ला के भी लगा देता हूँ। ठीक है, वो रख लीजिएगा, भले टेस्ट के बाद आप उन चीजों को कीजिए। कल भी हम इंशाल्लाह इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। जो है वो कूलम्स ला के क्वेश्चन एक दो एक्सरसाइज के अंदर भी है, उनको भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे।